नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आप इस वक्त रूबिका लियाकत शो देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज ईद मिलादुन नबी है। आप सबको आज के इस खूबसूरत दिन की खूब सारी मुबारकबाद। आज सबसे पहले जो द रूबिका लियाकत शो में बात होने वाली है वो है पंजाब की। पंजाब से शुरू होकर देश के अलग अलग सूबों में इंडिया गठबंधन में बढ़ती गांठ पर आज जिक्र करना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस एमएलए गिरफ्तार और इंडिया गठबंधन में कैसे तकरार शुरू हो गई है। ये बात कहां की है? पंजाब की है। खेरा जो है वो बहाना क्या बनेंगे इंडिया टूटने का तराना। और पंजाब पुलिस का एक्शन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो टेंशन बढ़ गई है, क्या वाकई बढ़ी है? और अगर बढ़ गई है तो इसके पीछे अब कौन से कारण है, इसके बारे में बात होगी। फिर अगली खबर का रुख करेंगे क्योंकि द रूबिका लियाकत शो में जो अगली खबर है उसे आपको जानना जरूरी है। बंगले पर केजरीवाल कैसे एक बार फिर से घिर गए हैं, आज आप वो जानेंगे क्योंकि केजरीवाल के बंगले पर हुआ जो खर्च है उसकी जानकारी अब सीबीआई जुटाने की कोशिश करेगी। क्या सीबीआई जांच के ऐलान से हंगामा होगा? क्या है बंगले का विवाद और उसकी कहानी, आपको बहुत डिटेल में आज हम ये बताने वाले हैं। और फिर उसके बाद बात होगी अगली खबर की। खूंखार यार गिराएंगे ट्रूडो की सरकार, और ये खूंखार यार कौन है वो भी आप जानेंगे। हमने एक एक एंगल आपके लिए तलाशा है ताकि आप कनाडा की इस सियासत को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि नाजी के सम्मान पर कनाडा में संग्राम मचा हुआ। आपको याद होगा कैसे संसद में खड़े होकर और स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा था। तो खालिस्तान पर कैसे ठन गई है और भारत ने कैसे खरी खरी सुनाई है, ये भी आप जानेंगे। और फिर होगी बात उस खबर की जो आज मेरे लिए और हर हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए बहुत दिल के करीब है। और ये मेरा हिंदुस्तान है वो चंक है जो दर्शकों के दिल के भी बहुत करीब है, जहां हम परंपरा की बात करते हैं, हम रीतियों की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक बहुत पुरानी कहावत है, साल चुनावी है, हाल चुनावी है, नेताजी की हर चाल चुनावी है। और मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है जो INDIA गठबंधन की एकजुटता के हर दावे और हर दिखावे पर भारी है। पंजाब में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दो दल हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दोनों ही पंजाब के मुख्य दल हैं। और इससे पहले कि मूल खबर की बात करूं, पंजाब के घटनाक्रम को आप समझ लीजिए। थोड़े से आंकड़े मैं बता देती हूं और उसके बाद मूल खबर पर आऊंगी। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने पंजाब में 77 सीटें जीती। कांग्रेस की सरकार बनी और सीएम बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो फिलहाल बीजेपी में जा चुके हैं। 20 सितंबर 2021 को सीएम की कुर्सी संभाली गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, जो 16 मार्च 2022 तक कुर्सी पर काबिज रहे। फिर 2017 में चुनाव हुआ। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती 20 सीट और शिरोमणि अकाली दल को मिली 18 सीट, यानी नंबर 2 पर रही आम आदमी पार्टी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीत ली। भगवंत मान सीएम बन गए। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, जिसे 18 सीट मिली, जबकि शिरोमणि अकाली दल सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। यह आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह आंकड़े आपको सिर्फ इसलिए बताए ताकि आपको पंजाब की राजनीतिक सिचुएशन का अंदाजा रहे कि नंबर 1 पर कौन, नंबर 2 पर कौन, नंबर 3 पर कौन। आंकड़े से साफ है कि पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहां सीधा मुकाबला है। और अब आज की खबर पर लौट आइए। कांग्रेस पार्टी से पंजाब में एक विधायक है, सुखपाल सिंह खेरा, जो फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, I will not be surprised if he gets me physically eliminated also. I am fully, let me tell you, because जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा।
अब ये चौथी एफआईआर करके तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं। वो यहाँ से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस एंड आई पर्सनली फील भगवंत मान विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल, सोनली। तो गिरफ्तारी के बाद खेरा को आप सुन रहे थे। अरेस्ट क्यों हुए हैं, किसने अरेस्ट किया, यह भी जान लीजिए। बुलंद सीट से विधायक खेरा को पंजाब की पुलिस ने, जलालाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 2015 में फाजिल्का ड्रग्स तस्करी केस में खेरा आरोपी है। खेरा पर यह आरोप है कि वो अपने पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी के फोन से ड्रग्स तस्करों से बात करते थे। अब इसी केस में सुखपाल खेरा जेल में है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने इंडिया गठबंधन में कड़वाहट को बढ़ा दिया है और ये कड़वाहट आर पार की लड़ाई लड़ने तक बढ़ गई है। बचत के खातिर इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है। मेरा ख्याल है इंडिया अलायंस में न आए होते तब तक गिरफ्तार हो गए होते। और दूसरी तरफ कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम पंजाब में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस को ही कमज़ोर करती है, दूसरों को कमज़ोर नहीं कर पाती है, लेकिन अपनी बचत के खाते इंडिया अलायंस में घुसे हुए हैं। और जो मान गवर्नमेंट है, इट हैज़ जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ करप्शन एंड पर्टिकुलरली ड्रग्स एंड ऑल दिस। तो उसकी जीरो टॉलरेंस है। तो जो उनका वो ऑलरेडी केस चल रहा है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ था और बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था, और पहले वो अरेस्ट हो चुके हैं और जो जमानत के ऊपर है। जो एसआईटी उसकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से पंजाब में इंडिया गठबंधन में 2 फाड़ होने की सुगबुगाहट आप भी लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा तो लगातार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा नहीं होगा और बीजेपी इंडिया गठबंधन की एकता पर तंज कस भी रही है। मौका मिला है। पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए और फिर खेरा पर कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी। मेरी अपील है समूह पंजाबी हर वर्ग ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 32 ਬੰਦੇ मौजूदा जी आपकी सरकार के एमएलए ने मेरे नाम टच ने 32 आदमी। ये पहली बार गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये इनके 5वें विधायक जो पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए, पहले के 4 मंत्री इनके गिरफ्तार हुए। इनके उप मुख्यमंत्री शायद आज भी जेल में हैं, ओपी सोनी। तो निरंतर आम आदमी पार्टी वहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे उनको निकाल कर उनको परस्यू कर रही है। अब ये तो राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी ये तय करे कि इन्होंने समझौता रखना उनके साथ, या कैसा समझौता है। यहाँ पर इन्हीं के लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। अब देखिए 2024 के चुनाव करीब है। इंडिया गठबंधन बनाया गया है मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, लेकिन सीट बंटवारे पर तो बवाल आपके सामने है। किसी और ने नहीं, अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं ने जो इंडिया के साथी हैं कह दिया है। बवाल कहाँ कहाँ है वो भी विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले खेरा की राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको थोड़ी डिटेल देनी है। खेरा 2007 में बुलंद सीट से कांग्रेस के विधायक बने। दिसंबर 2014 में सुखपाल खेरा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2017 में वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने। फिर आया जून 2021, खेरा ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2022 में वो कांग्रेस के विधायक बने। यानी 2015 में जब खेरा पर केस दर्ज हुआ तब वो आम आदमी पार्टी के नेता थे और प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तब वो विधायक है कांग्रेस के, लेकिन सरकार है आम आदमी पार्टी की। खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस खूब आग बबूला है। आम आदमी पार्टी को कड़े शब्दों में चेतावनियां भी जारी कर रही है। तो मैं भगवंत मान को गल कह देना चाहना, भगवंत मान जी सरकार हमेशा नहीं चलती। जो तुसी एक अपना ट्रेंड विखा रहे हो, नॉन डेमोक्रेटिक ट्रेंड विखा रहे हो,
ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ। अब इन बयानों के अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। ये तक कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, यानी बीजेपी से लड़ने के लिए जो गठबंधन बना था वो एक दूसरे से ही लड़ा है और एक दूसरे की ही तरफ सरकारें गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रही खींचतान सिर्फ वहां तक नहीं मौजूद है, ये दिल्ली तक भी पहुंचेगी। गणित को समझिए, पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर गठबंधन की उम्मीद कम हो गई है। दिल्ली की 7 सीट पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही है, यानी 20 लोकसभा सीटों पर गठबंधन खटाई में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए, वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। सुनिए आपने, अजय माकन है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। दिल्ली और पंजाब में ही गठबंधन में गांठ है ऐसा नहीं है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में पेच फंसा हुआ है। बिहार की बात करें, यहां गठबंधन में गड़बड़ी के संकेत कैसे मिल रहे हैं वो समझिए। कांग्रेस के लिए ये संकेत अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। सोमवार को हुआ ये कि सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मीटिंग हुई, जानकारी मिल रही है। बुधवार को फिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, जानकारी मिली। कहा जा रहा है कि 2024 की सीट शेयरिंग को लेकर यह चर्चा हुई, लेकिन इस मीटिंग में कांग्रेस को नहीं बुलाया गया और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की कोशिश हो रही है। लालू प्रसाद आज उनको धमकी देने गए थे, कब छोड़ोगे बिहार की गद्दी, कब भतीजों को बैठाओगे उस गद्दी पर। ये दबाव बनाने के लिए लालू जी गए हैं। लालू जी कोई नाश्ता करने नहीं है, चाय पीने नहीं गए हैं, कॉफ़ी पीने नहीं गए हैं। लालू जी की आदत में यही रही है। लालू जी पहले कहा था नीतीश कुमार आपको मैं ये महागठबंधन का संयोजक बनवाऊंगा। कहते हैं ना, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। सीट शेयरिंग की सुगबुगाहट हो रही है, कुछ पक तो जरूर रहा होगा। बिहार में गठबंधन का गणित भी थोड़ा समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 75 विधानसभा सीट है, जबकि जेडीयू के पास 43 विधायक है, कांग्रेस के पास 19 है। लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो 2019 में यहां जेडीयू ने 14 सीटें जीती थी। आरजेडी के पास कोई सांसद नहीं है, कांग्रेस के पास बिहार से एक सांसद है। कुल मिलाकर अगर कहें तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ ज्यादा शानदार या अच्छी नहीं है। कांग्रेस को मीटिंग में ना बुलाने की वजह भी यही है। ये ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता है कि इसी वजह से नहीं बुलाया गया है, लेकिन बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा बयान तो इंडिया गठबंधन के बीच से नहीं आया है। लेकिन अखिलेश ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर जो कहा है वो बड़ी बात है। अखिलेश कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर कांग्रेस को अक्ल समाजवादी पार्टी को देखकर ही आई है। आप सुन लीजिए। खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। तो अखिलेश यादव 2 दिन से मध्य प्रदेश में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे हैं और संकेत दे रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट को शेयर करे। अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादियों के बगैर सरकार नहीं चल सकती, नहीं बन सकती। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। अखिलेश के इस बयान के आप क्या माने समझ रहे हैं? अखिलेश ये देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उन्हें कितनी हवा या कितना वेट देती है।
कितना वेटेज वो मानकर चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और इसी के बेस पर या बेसिस पर अखिलेश ये तय करेंगे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। यानी हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल चल लीजिए, यहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में खींचतान चल रही है। अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि स्पेन में 3 लाख के होटल रूम को लेकर खूब आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी की है ममता बनर्जी ने। बीजेपी तो पहले से ही आरोप लगाती रही है कि बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट आपस में सीट बांट ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री विजय जा रहे हैं, ऐसी के लिए जाने होते हैं, कभी कभी हवा परिवर्तन की जरूरत होता है तंदुरुस्ती के लिए। ये हवा परिवर्तन की ये एक मतलब सिलसिला है। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है। अभी इंडिया गठबंधन का ना तो नेता तय हुआ है, ना ही चुनावी एजेंडा तय हुआ है। सीट बंटवारे पर भी कोई सहमति बनती अभी दिख नहीं रही है। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गांठ पड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें उधर बढ़ने वाली है। अगली खबर इसी पर टिकी हुई है और इसी बात पर है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन बार बार ये कह तो रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये पार्टियां ये नहीं समझ रही है कि इन दोनों अलग अलग चुनावों को लड़ने वाला काडर, पार्टी का कार्यकर्ता एक ही होता है और उसका मन एक के प्रति एक चुनाव में बढ़िया रहे और दूसरे चुनाव में उसी शख्स के प्रति शानदार रवैया हो जाए। ये काडर के लिए, कार्यकर्ता के लिए नाइंसाफी भी है और कंफ्यूजन भी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शख्स की जिसने आपसे वो वादे किए थे जिस पर आज वो खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। तस्वीरें तो यही बता रही है। देश की सियासत में साल 2012 में एक क्रांति हुई थी। एक नए नेता सियासत में आए थे, एक ताजी हवा का झोंका लेकर, नैतिकता की ऊंची ऊंची बातें की, कस्में खाई। कौन थे और कौन सी पार्टी लेकर आए थे? नाम क्या था पार्टी का? आम आदमी पार्टी, जिसकी पहचान मामूली पैंट शर्ट, मामूली गाड़ी थी, जिन्हें दिल्ली वालों ने 3-3 बार सत्ता सौंपी। ये कहते थे कि उन्हें शान और शौकत नहीं चाहिए। जैसे वो मामूली हैसियत वाले थे उस वक्त, नेता बनने के बाद भी वो वैसी ही मामूली जिंदगी बिताएंगे, जिएंगे। ये हमने नहीं कहा था, ये उन्होंने चीख चीख कर वादा किया था। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए। हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? 1967 में एक फिल्म आई थी, नाम था उपकार। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। लिखा था उसे इंदिवर ने और आवाज़ दी थी मन्ना डे ने। गाने के बोल थे, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और दिल्ली वालों ने इस बात को नहीं माना। माना किसे? झूठे कस्में वादों को बहुत सीरियसली मान लिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, जो कस्में खाई, उस पर भरोसा कर दिल्ली वालों ने 3-3 बार उनको सीएम बनाया। जिन वादों और कस्मों से उन्होंने सियासी पारी शुरू की, उसकी एक एक कर कैसे असलियत सामने आ रही है। केजरीवाल पर आरोप लगा है कि इन्होंने दिल्ली में सरकारी खर्च पर जो अपना आवाज बनाया है, उसमें उन्होंने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, वो भी बिना कानूनी इजाजत के। कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है, यह आरोप उन पर लग रहा है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सीबीआई जांच से इस शाही आवाज समेत कई घोटालों की परतें खुल जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार
कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए, चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो। ये का शोर बहुत आएगा, श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सीबीआई जांच की नौबत क्यों आई, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें देखिए, किसी 5 स्टार होटल से तो कम नहीं है, किसी रिसोर्ट से तो कम नहीं है। राजमहल की तस्वीरें हैं। राजा भले ही ना रहे हों, लेकिन आम आदमी राजा बन गए हैं। ये ऑटोमेटिक दरवाजे, वो देखिए आप, सेंसर से लैस इस दरवाजे में गेट खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, बस सामने खड़े हो जाइए और इसके सेंसर आपको दिखेंगे, फिर देखेंगे और फिर खुल जा सिम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। लगदग करती लॉबी, महंगे से महंगे टाइल्स। कुछ लोग बता रहे हैं कि इन्हें खास वियतनाम से मंगाया गया है। इसमें महंगा वाला वुडवर्क आप देखिए, तो जाहिर है लाइटिंग देखकर आप समझ गए होंगे बड़ी मॉडर्न और लग्जूरियस है। ड्राइंग रूम, बड़े लोग बैठकें करते हैं यहाँ पर। सोफे, लाइटिंग, इंटीरियर सब लाजवाब है कि नहीं? और इतना सब खर्च कर ही दिया गया है तो फिर पर्दे भी, उस पर तो खर्च बनता है ना। कोई कह रहा है 8 लाख के पर्दे हैं, कोई कह रहा है अरे इसकी कीमत 6 लाख से कम की नहीं होगी। लाखों रुपए की कीमत इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक है ये पर्दे। इस पूरी इमारत में सब कुछ आलीशान है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए का फर्नीचर, लाखों के गेट, लाखों की लाइट, लाखों की टाइल्स, ये लाखों लाख रुपए मिलाकर इस राजमहल पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। इंटीरियर देखकर तो बहुत अच्छा लगा। अब इस राजमहल को बाहर से देखिए। बाहर से देखा आपने, शानदार है। और ये किसका घर है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आवास है। पूरी तरह सरकारी, बनाने में सारा का सारा पैसा सरकारी, हमारा आपका पैसा लगाया। इसमें सीएम केजरीवाल जी अपने पूरे परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। उनके विपक्षी क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए आप। हमने नहीं सुना कि 15 लाख रुपए के पर्दे लगते हों, एक एक पर्दा हो, या 10-10 लाख के एक टॉयलेट सीट हो, या 12-12 लाख का एक शॉवर का एक पैनल हो, या जो किचन है 1.25 करोड़ रुपए की एक किचन आए, हमने नहीं सुना। तो ये तो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे खाया? छोटे छोटे टेंडर निकाले 5-5 करोड़ रुपए के, ताकि वो ऊपर तक जाएं भी ना, सेक्रेटरी तक साइन भी ना हो, सरकार की जानकारी में भी ना आए, और नीचे नीचे ही कॉन्ट्रैक्टर को 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के नीचे नीचे गलत टेंडर बनाकर और आधे पैसे खुद खा लिए, आधे पैसे शीश महल पे लगवा दिए। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस बंगले पर अनाप शनाप खर्च किया गया है, वो भी तब जब पूरे देश में कोरोना का कहर था, लोगों की जान मुश्किल में थी। उस दौरान ये राजमहल बन रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मकान को बनाने में कई किस्तों में सरकारी धन खर्च किया गया। आपने सुना अभी सिरसा जी क्या कह रहे थे। 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हुए, रिपोर्ट कहती है। स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च हुए। फायर फाइटिंग सिस्टम में 2 करोड़ 58 लाख रुपए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए, वार्डरोब एक्सेसरीज में या उसकी फिटिंग में 1 करोड़ 41 लाख रुपए, किचन अप्लायंसेस जो हैं उस पर करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपया। इस इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब जिसने ये बताया कि इस आलीशान इमारत में कैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा सकता है, उसने इस मशवरे के लिए, इस सजेशन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। ये तो बड़े बड़े आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कुछ और डिटेल्स हैं, उनको भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम केजरीवाल के आवास पर 23 पर्दे लगाने की मंजूरी दी गई, 23, जिसकी कुल लागत 97 लाख रुपए है। इस मकान में जो संगमरमर लगा वो वियतनाम से 3 करोड़ रुपए में इंपोर्ट किया गया। फर्श पर डियोर, क्रिस्टीन डियोर वाला जो डियोर है ना, वो डियोर पर्ल मार्बल लगाया गया है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। संगमरमर को ठीक से दीवारों और फर्श पर चिपकाने के लिए जो केमिकल लगा है उस पर 21,60,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस शाही आवास में 6 अलमारियां हैं जिस पर 40 लाख रुपए खर्च आया है। मतलब एक अलमारी की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा। सीएम अरविंद केजरीवाल का जो ये शाही आवास है वो दिल्ली में सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर है। आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के शाही आवास को नए सिरे से बनाने में, उनके रहने लायक बनाने में
45 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन का तो यह दावा है कि 171 करोड़ रुपए इस पर बाकायदा खर्च हुए हैं। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। मतलब इस शाही आवास में केजरीवाल और उनका परिवार ठीक से रह सके, इसके लिए इससे सटे हुए 22 से 15 अधिकारियों के घर या तो नेस्त नाबूद कर दिए गए या फिर उन्हें खाली करवा दिया गया। बाकी ऑफिसर से यह कहा गया कि उन्हें कहीं और आवास दे दिया जाएगा। इसीलिए नए 21 फ्लैट खरीदने पर 126 करोड़ रुपए का खर्च आया। केजरीवाल के शाही आवास को लेकर यह खुलासा इसी साल अप्रैल में हुआ था, जिसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर है। पूरी दिल्ली में इसके खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इसकी जांच के लिए दिल्ली के एलजी को एक लेटर लिखा है। एलजी के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप को शुरुआती तौर पर सही माना। फिर कैग के स्पेशल ऑडिट में भी इस रिपोर्ट को काफी हद तक सही माना गया। इसके बाद अब यह शाही आवास बनाने की सीबीआई जांच शुरू होने की खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इस शाही आवास को नए सिरे से बनाने में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सीबीआई ने इस मामले में बीजेपी नेता टीना शर्मा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कई जांच करा चुकी है और अब इस जांच में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलने वाला है। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। केजरीवाल साहब का कॉन्फिडेंस देखकर तो लगता है कि जैसे सब आलिशान महल जिसे सब आलिशान कह रहे हैं उसमें उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन फिर से याद आता है कि ये बातें तो यही बातें हैं। दिल्ली की शराब नीति पर भी ऐसा कहा था, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर भी ऐसा ही कहा था। उनके 2 खास और जो मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कई महीनों से अभी तिहाड़ जेल में ही बंद है। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल ने जब शुरुआत हुई थी तब क्या कहा था? वैगनार में घूमते थे, उसी में घूमूंगा, मुझे 2-4 कमरे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कथनी और करनी में फ़र्क दिखा। आज जो आरोपों की बात कहते हुए वो ये कह रहे हैं कि खूब मेरे ऊपर आरोप लगे लेकिन क्या निकल कर आया है। तो चलिए फिर सीबीआई जांच के ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आया है, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। अब रुख करेंगे कनाडा का। भारत पर बिना सबूत आरोप लगाकर कनाडा किस परेशानी में आ गया है, अब वो आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कल भारत में हुआ क्या वो बताते हैं। देश के 6 राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर कल एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं आपके सामने। पहला तो पंजाब है। पंजाब में अमृतसर, मोगा, फाजिलका, फरीदकोट, बरनाला, बठिंडा, मोहाली, जालंधर के 30 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा। उसके बाद दूसरा नंबर आया राजस्थान, जहां श्री गंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जोधपुर 13 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है इन इलाकों के। हरियाणा के रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद और फरीदाबाद में भी छापेमारी एनआईए की हुई है। उत्तराखंड के देहरादून में, उधम सिंह नगर में छापेमारी एनआईए की हुई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एनआईए ने छापा मारा। और ये छापेमारी क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि खालिस्तानी टेरर नेक्सस से जुड़े लोगों के ठिकाने तलाशे जाने थे, ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। यानी भारत में आतंक के खिलाफ धावा बोला जा रहा है। अब एक और सवाल है कि इस कार्रवाई के माने क्या है। इस कार्रवाई से यह साफ होता है कि देश के खिलाफ किसी भी
किसी भी षड्यंत्र को भारत बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। आतंक के खिलाफ भारत चाणक्य के एक वाक्य पर आगे बढ़ रहा है, और वो वाक्य क्या है? अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेन वा। चाणक्य नीति के इसी श्लोक में आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हारने के लिए आपको और शक्ति लगानी चाहिए, उसे हराने के लिए। लेकिन अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट और छल वाला हो तो उसे हराने के लिए आपको हर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी साम दाम दंड भेद सबका। खालिस्तान टेरर के खात्मे के लिए अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसी सूत्र वाक्य पर चल रही है। इस आतंकी नेटवर्क के दिन अब मान लीजिए लद चुके हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने क्षेत्र में तो आतंक पर प्रहार कर ही रही है, लेकिन उन देशों को भी जवाब दे रही है जो ऐसे आतंकी नेटवर्क के पनाहगार बने बैठे हैं। यूएन जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे देशों को कड़ा संदेश दिया है। The international order is diverse and we must cater for divergences, if not differences. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. एस जयशंकर के इस बयान में एक लाइन है, मैं उसे पढ़कर भी आपको सुना देती हूँ। Political convenience shouldn't determine response to extremism, terror. यानी सियासी फायदे के लिए चरमपंथ और आतंक को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। यानी जयशंकर साहब ने कनाडा को और खासकर खालिस्तानी आतंकियों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई ऐसा है, बात निकली है तो अब दूर तलक तो जाएगी। भारत इतने सस्ते में आपको छोड़ने वाला नहीं है, और भारत की नाराजगी की वजह भी है। 18 सितंबर 2023 को यानी G20 की बैठक खत्म होने के कुछ दिनों बाद जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय अधिकारियों की तरफ से की गई है। इस आरोप को लगाते समय ट्रूडो ने कोई सबूत नहीं दिए। इसके अगले ही दिन भारत ने जवाब दिया और कनाडा दूतावास के एक अधिकारी को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। कनाडा को लगा कि वेस्टर्न दुनिया की मदद से वो भारत पर प्रेशर बना देगा, लेकिन यहीं ट्रूडो जो है वो गलती कर गए। कनाडा ने भारत के कुछ इलाकों में अपने नागरिकों के ना जाने की हिदायत दी। भारत ने कनाडा के लिए वीजा पर ही रोक लगा दी। वो दिन है और आज का दिन है। कनाडा के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। एक तरफ भारत बार बार और पुरजोर तरीके से हर मंच से कह रहा है कि अगर दम है ना तो सबूत दे दो। भारत का कोई अधिकारी निज्जर की हत्या में शामिल है, सबूत दे दो। Share with you very frankly what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. अब तो अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कनाडा के आरोपों की हवा निकाल दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा सरकार के आरोपों की पूरी पड़ताल की और जहां आतंकी निज्जर की हत्या हुई थी वहां पहुंचे। उस रिपोर्ट में आपको मालूम है क्या निकला? कनाडा की जांच एजेंसियों ने घटना के गवाहों से सही से पूछताछ भी नहीं की है। पूछताछ की गई है वो भी घटना के 1 महीने बाद की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आसपास मौजूद 39 दुकानों और घरों से संपर्क किया जिस रास्ते से हमलावर भागे थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उनसे कनाडा प्रशासन ने कोई जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं की है। यानी खुद के खेत, हमारे यहाँ पर ढांडे, यहाँ ढांडे मतलब होते हैं जो गाय बकरी होती है, तो खुद के खेत तो गाय बकरी चर रहे हैं और दूसरों के खेत की रखवाली करने के यहाँ पर कसीदे पड़े जा रहे हैं कनाडा की तरफ से। हिंदुस्तान पर जबरदस्ती आरोप तो लगाया और खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है वो अच्छे से जानते हैं। आगे कभी और डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की सारी
डिटेल जानकारी आपको अभी मैं दिखा रही हूँ। सीसीटीवी फुटेज वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। एक सफ़ेद सेडान ने निज्जर की गाड़ी को आगे अपनी गाड़ी खड़े करते हुए दिखाया है। इसके बाद निज्जर पर गोलियां बरसाई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक निज्जर को मारने वाला एक शूटर 5 फीट लंबा और बेहद मोटा था, जबकि दूसरा 5 फीट 4 इंच लंबा और पतला था। जबकि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि दोनों शूटर बेहद लंबे और पतले थे। अब सोचिए, आधे अधूरे जांच के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगा देते। अब कौन सीरियसली लेगा इस बात को? बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं ये मेरा हिंदुस्तान की। आज ईद मिलादुन्नबी है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता एक मॉडर्न मुस्लिम होने के नाते आपके सामने एक दिल की बात कहने का। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत अलग अलग धर्मों का गुलदस्ता है। यहाँ हर धर्म के त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आप अगर एक सवाल पूछें, मान लीजिए मुझसे पूछे या किसी मुसलमान से पूछे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो वो बता देगा। होली क्यों मनाते हैं, बता देगा। रक्षाबंधन क्यों होता है, बता देगा। क्रिसमस के बारे में देश का बच्चा बच्चा अच्छे से जानता है। गुरु नानक जयंती हम सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं किसी मुस्लिम त्यौहार के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती है। हाँ, ये मालूम होता है कि एक ईद सेवैयाँ वाली होती है और एक ईद होती है बकरे वाली। इस्लाम से जुड़े त्योहारों के बारे में इसीलिए जानकारी नहीं होती क्योंकि हम यानी मुसलमान उसके बारे में बता ही नहीं पाते हैं, या क्या पता बताना नहीं चाहते हैं। वजह हम मुसलमान हैं, कोई और नहीं है। हम बाकी धर्मों के त्योहारों के बारे में क्यों जानते हैं, आप जानते हैं? क्योंकि वो कहानियों के ज़रिए, धारावाहिकों के ज़रिए, आसान भाषा में बच्चों को बताई जाती हैं, अपने दोस्तों को, यारों को बताई जाती है। लेकिन हम इस्लाम की खूबसूरती को आसान भाषा में बाकी दोस्तों तक पता नहीं क्यों पहुंचा नहीं पाते हैं। पहुंचाना चाहिए। और इसीलिए इस नेक शुरुआत में मैं ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है बताने वाली हूं। मैं आज से शुरुआत कर रही हूं। आज के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जन्म हुआ था। अब जन्म को अरबी में मिलाद कहते हैं, इसीलिए ईद यानी खुशियां मनाने का दिन, मिलाद हुजूर की आमद पर यानी उनके जन्म पर। तो दुनिया में हुजूर की आमद का जश्न हुआ आज देश के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब दुरूद को आसान शब्दों में मैं समझा देती हूँ। आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स को हुजूर तक पहुँचाते हैं, हुजूर से मोहब्बत को दर्शाते हैं। अपनी भाषा में आप कहें तो जैसे आपके मंत्र होते हैं वैसा एक छोटा सा मंत्र है। 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मतलब जन्म हुआ था। 6 साल की उम्र में माँ बाप का साया उठ गया और फिर ज़िंदगी की उनकी जद्दोजहद शुरू हो गई। कहते हैं 40 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा गारे हिरा में देखा। यानी उस पहाड़ी पर, एक हिरा पहाड़ी है, काबा से मेरे ख्याल से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है ये वो। पहली बार इसी गार यानी गुफा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनका राब्ता हुआ था। ये वही हिरा पहाड़ी है जहाँ से इस्लाम और कुरान की शुरुआत हुई। इस्लाम के साथ जिस कट्टरता को जोड़ा जाता है, उसी इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अबू तालिब, उनके बारे में आप जानते हैं? उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, सगे चचा थे। उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, वो अपने कबीले में ही रहे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत मोहब्बत था। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने तो उन पर कभी इस्लाम थोपने की कोशिश नहीं की। ये सहिष्णुता नहीं है, बताइए? लेकिन आज इस्लाम में कट्टरता को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी हम ही को लेनी होगी। एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आज ही के दिन 12 वफात के तौर पर भी याद किया जाता है। यानी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही के दिन दुनिया से रुखसत भी हुए थे। वफात यानी इंतकाल। इसीलिए आज मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको ग़िज़ा पहुँचाते हैं। इस्लाम को सिर्फ देखिए सच्चाई है ये, इस्लाम को सिर्फ बिरयानी, कबाब, ईदी, सेवैयाँ
और सबसे महत्वपूर्ण, कट्टरता से ही जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम की अच्छाइयों को जब तक हम दोस्तों को नहीं बतलाएंगे, तब तक इस्लाम की तरफ और इस्लाम के प्रति दूसरे धर्म के लोगों की धारणा नहीं बदलेगी। तो बताइए वो त्यौहार कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए। इसी के साथ मुझे द रूबिका लियाकत शो में इजाज़त दीजिए। देखते रहिए भारत।